ओके चलो ओके 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 सो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम wowclass.com। और आज हम हैं हमारे 5th नंबर के लेक्चर के ऊपर, जो बेसिकली हम लेने वाले हैं सीए फाउंडेशन का लॉ। ठीक है, 5th नंबर के लेक्चर के अंदर हमको काफ़ी सारी चीज़ें देखनी है। हमको समझना है कि किस तरीके से हमें चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आज घुसने की कोशिश करनी है। पिछले 3-4 लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत सारे बेसिक्स कवर किए हैं। आज के लेक्चर के अंदर बेसिक्स से हम आगे बढ़ेंगे और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखेंगे। मेरे तरफ से सबको गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग लाइव स्ट्रीम में हैं सबको मेरे तरफ से मस्त वाला गुड मॉर्निंग। बच्चों, जिंदगी में कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया, तूफान, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, सबसे पहले तो मैं थोड़े से नोट्स वोट्स जिंदगी में डाउनलोड कर लूं, फिर उसके बाद में हम कॉन्ट्रैक्ट से शुरू करेंगे। आपको पीडीएफ फाइल मिल चुका होगा आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर। जितने लोगों ने एडमिशन लिया है उनको पीडीएफ फाइल मिल चुका होगा, तो कृपया वो पीडीएफ फाइल को आप ओपन कीजिएगा। आज हम उससे पढ़ाना शुरू करेंगे। नियरली कल से या आज से आपका शिपिंग शुरू हो चुका है, तो आपको जो प्राइमरी पहले पहले बुक्स है वो आपको मिल जाएंगे। सेकंड शिपमेंट हम नियरली 15 से 20 तारीख को निकालेंगे। फिलहाल तो सेकंड शिपमेंट की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट हमारी तरफ से हम जिंदगी के अंदर निकाल देंगे, सो दैट आपके जो बुक्स है वो एटलीस्ट एक जगह पे कंपाइल हो जाए। ठीक है, चल मैं स्टार्ट करने वाला हूं फाउंडेशन ला के साथ में। ला 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 ला। ओके, उसके पहले अभी तक हमने क्या क्या देखा उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय लॉ, और लॉ ये सिचुएशन बेस्ड होता है। फिर हमने देखा था व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड, तो हमने देखा था 4 फैक्टर: सेफ्टी, बेनिफिट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स एंड एथिक्स। ये चीज होने के बाद में हम तीसरे कंटेंट के ऊपर गए थे, और थर्ड कंटेंट इस बारे में था लॉ का। थर्ड कंटेंट लॉ का इस बारे में था, दैट इज रिगार्डिंग कि भैया हमारा लॉ का पास करने का प्रोसेस क्या है। तो उसके अंदर हमने देखा था पार्लियामेंट को आर्टिकल नंबर 245 में पावर है लॉ प्रिपेयर करने का, जो आर्टिकल नंबर 246 में 7 शेड्यूल के साथ रीड किया तो 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होता है: यूनियन लॉ, कॉन्करेंट लॉ, स्टेट लॉ। यूनियन लॉ में 97 एंट्रीज है, कॉन्करेंट लॉ में 47 एंट्रीज है, और स्टेट लॉ के अंदर 66 एंट्रीज है। ठीक है, इसके अंदर आपको ये याद रखना है यूनियन लॉ सेंट्रल प्रोसेस से पास होता है, कॉन्करेंट लॉ सेंट्रल लॉ स्टेट प्रोसेस से, और स्टेट लॉ या स्टेट प्रोसेस से ही पास होगा। फिर हमने उसके बाद में ये चीज देखी थी, लॉ पास करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस है ड्राफ्टिंग, दूसरा है दैट इज इंट्रोडक्शन, तीसरा है रीडिंग, चौथा है कमेंट्स ऑफ द पब्लिक, पांचवा है स्टैंडिंग कमिटी के अप्रूवल्स, उसके बाद में है पासिंग, लोकसभा, राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल, विधानसभा, विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। लोकसभा के अंदर 545 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं। उधर 273 लोगों का अप्रूवल चाहिए, इधर 123 लोगों का अप्रूवल चाहिए। स्टेट में डिफरेंट स्टेट सब्जेक्ट टू अप्रूवल मिल जाएगा। फिर प्रेसिडेंट का वेटो पावर, वन टाइम लॉ रिजेक्शन का पावर है, वापस लॉ पास हो क्या है तो प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। फिर इधर गवर्नर का पावर है स्टेट लॉ के अंदर। और फिर हमने देखा था ऑफिशियल गैजेट के थ्रू डेट, एरिया और सेक्शन डिक्लेयर करेंगे कि भैया कौन से डेट से कौन से एरिया में कितने सेक्शंस आपने एप्लीकेबल करने चाहिए। ये चीज होने के बाद में हम लॉ के अंदर आगे बढ़ गए थे। हमने देखा था लॉ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कैसे होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला पार्ट होता है प्रीएम्बल, जिसके अंदर स्कोप, एक्सटेंट और कमेंसमेंट हम डिक्लेयर करते हैं। दूसरा पार्ट होता है डेफिनेशन। डेफिनेशन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एज पर ड्राफ्टिंग, एज पर कवरेज। एज पर ड्राफ्टिंग सेक्शन बेस्ड डेफिनेशन, एक्ट बेस्ड डेफिनेशन, एज पर कवरेज, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, इंक्लूसिव डेफिनेशन। पूरे एक्ट में अगर कोई एक ही वर्ड यूज किया है, पूरे एक्ट में पूरा 1000-2000 बार एक ही वर्ड यूज किया है तो उसका डेफिनेशन हम सेक्शन 2 में लिखेंगे। लेकिन अगर किसी सेक्शन में स्पेसिफिक वर्ड यूज किया है तो उसका डेफिनेशन हम एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन मींस के साथ शुरू होता है, इंक्लूसिव डेफिनेशन इंक्लूड वर्ड्स के साथ शुरू होता है। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन स्कोप को लिमिट करता है, इंक्लूड्स डेफिनेशन स्कोप को एक्सपांड करता है।
इस तरीके से हमने डेफिनेशंस को कवर किया था। ये चीज होने के बाद में हम आगे बढ़ गए थे। हमने देखा था डेफिनेशन होने के बाद में नेक्स्ट चीज जो लॉ होने के अंदर काम में आती है वो है चैप्टर्स। चैप्टर्स आर फर्दर डिवाइड इनटू सेक्शन, इनटू फर्दर डिवाइड इनटू क्लॉजेस, फर्दर इनटू सब क्लॉजेस। इस तरीके से हमने इसको देखा था। उसके बाद में हमने देखा था कि लॉ के अंदर एक्सेप्शन होते हैं, एक्ट बेस एक्सेप्शन, चैप्टर बेस एक्सेप्शन, सेक्शन बेस एक्सेप्शन, और कई सारी ऐसे लिस्ट बन सकती है। फिर कॉन्ट्रावेंशन कॉन्सिक्वेंसेस, अगर आपने लॉ की प्रोविजन को नहीं माना या उसको नोइंगली अननोइंगली तोड़ दिया, दैट इज कॉन्ट्रावेंशन। उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है डैमेजेस, जो हमेशा एग्रीव्ड पार्टी को जाता है जिसको डैमेज हुआ। दूसरा पेनल्टी या फाइन, जो हमेशा गवर्नमेंट को जाता है और बंदा जाता है जेल में। ये चीज होने के बाद में हमने लास्ट देखा था, अगर लॉ के अंदर लास्ट कोई चीज बचती है तो है शेड्यूल। शेड्यूल के अंदर एडिशनल फॉर्मेट्स, एडिशनल रिपोर्ट्स, एडिशनल प्रोसेसेस, एडिशनल लिस्ट्स, एडिशनल प्रोविजंस, ऐसी बहुत सारी चीजें यहां पे शेड्यूल्स के अंदर देखी जा सकती है। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो यहां हमारा बेसिक्स कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद में कल मैंने आपको पूरा का पूरा रिवीजन दिया था और मैंने बोला था आज के लेक्चर में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ में शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आज हम कॉन्ट्रैक्ट से शुरू करेंगे। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, तो कृपया पीडीएफ ओपन कर लीजिए। पीडीएफ नहीं मिली है तो आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप जो पीडीएफ शेयर किया उसको ओपन कर लीजिए। जितने लोगों के एडमिशन हुए हैं हमने उनके साथ पीडीएफ शेयर किया है, तो कृपया वो पीडीएफ देख लीजिए एक बार। ओके, सो इस कदर आपके कुछ कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स होंगे, जो नोट्स आपको समझने चाहिए कि भैया नोट्स हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखे हैं। इकोनॉमिक्स के नोट्स तो इससे भी भारी प्रिपेयर करके रखे हैं जिंदगी के अंदर। सो इस कदर आपके कुछ कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स प्रिपेयर करके रखे हैं और ऐसे नोट्स आपको बड़े काम में आएंगे फॉर द पर्पज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, श्योर। आ जाइए। गुड मॉर्निंग बेटा एवरीवन। मैं एक बार मैं फोन के ऊपर ओपन कर लूं जो लेक्चर है। गवर्नर का पावर भी सेम है, प्रेसिडेंट जैसा गवर्नर भी एक ही बार रिजेक्ट कर सकता है बेटा। अच्छा, बहुत बढ़िया। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ओके, अब मैं बढ़ रहा हूं आगे। मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल। आज से हम जो शुरू करने वाले हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक चीज जो मैं आपको हमेशा बोलना चाहूंगा वो ये है, कोई भी लॉ पढ़ने के पहले थोड़ा बहुत उस लॉ का हिस्ट्री देखा जाए। ठीक है, तो आज सबसे पहले नॉर्मली कोई भी लॉ जब हम पढ़ते हैं तो एक्चुअली चार चीजों के साथ में आपने शुरू करना चाहिए। बिफोर रीडिंग एनी काइंड ऑफ लॉ यू मस्ट स्टार्ट विद द फोर थिंग्स। ये भी थोड़ा सा बेसिक का कंटेंट है पर ये आपके बड़े काम में आएगा। ये सीए फाइनल लेवल तक के याद रखना। दर्शन सर ने जिंदगी के अंदर क्या बोला था। मैं देखता हूं बच्चे पूरा का पूरा लॉ पढ़ लेते हैं पर घंटा उनको समझ में नहीं आता कि लॉ किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले कोई भी लॉ स्टार्ट करने के पहले, बिफोर स्टार्टिंग एनी लॉ, कोई भी लॉ शुरू करने के पहले तुम्हें चार चीजों का बच्चों ज्ञान होना चाहिए। फॉर डिफरेंट थिंग, चार डिफरेंट चीजें जिनका आपको ज्ञान होना चाहिए। उस लॉ का हिस्ट्री क्या है, क्या हिस्ट्री है जिस हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए लॉ बनाया गया। ऐसा जिंदगी में क्या हुआ था जिसको ध्यान में रखते हुए यह लॉ पैदा हुआ है, हिस्ट्री। दूसरी चीज, उस लॉ का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। सर व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सर? ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या होता है सर? बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का बहुत सिंपल मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मींस कौन से कैटेगरी का ये लॉ है,
कौन से कैटेगरी का लॉ है, एंड साथ में पहली तो बात कौन से कैटेगरी का लॉ है और कौन से लिस्ट का कौन सा सब्जेक्ट नंबर है, यह कौन सा एंट्री नंबर है। हमने देखा था ना, यूनियन लिस्ट में 97 एंट्रीज है, स्टेट लिस्ट में 66 एंट्रीज है, कॉन्करेंट लिस्ट में 47 एंट्रीज है। तो भैया पहले तो कौन से कैटेगरी का लॉ है और वो लिस्ट का वो कौन से नंबर का एंट्री है, दिस इज डिसाइड करना इज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। ठीक है, फिर उसके बाद में तीसरा आता है अथॉरिटी स्ट्रक्चर, तीसरा आता है अथॉरिटी स्ट्रक्चर और चौथा आता है चैप्टर स्ट्रक्चर। चैप्टर स्ट्रक्चर तो हिस्ट्री तो चलो मैं आपको बता दूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बहुत सारे बच्चों को नहीं समझा होगा, तो मैं जरा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए ना एक एग्जाम्पल जिंदगी के अंदर आपको दे दूं। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको जिंदगी के अंदर आपको दे दूं तो आपको समझ में आएगा कि भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मतलब के। ठीक है, किसी का मैं एग्जाम्पल लेता हूं जो यहां पे बैठा है, किसी एक बंदे का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स टेक अ एग्जाम्पल ऑफ ओंकार। ठीक है, मिस्टर ओंकार, मिस्टर ओंकार तुम्हारा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा। इस कार्यक्रम की सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ समानता होती है तो मात्र संयोग कहा जाएगा। ठीक है, तो ओंकार अगर आपको कुछ लगे छोटा मोटा बुरा तो मेरे को माफ कर देना, मैं गरीब आदमी हूं। ठीक है, तो कैसा एग्जाम्पल लगाने के लिए बहुत जरूरी है, थोड़ा इधर उधर हो जाए तो थोड़ा संभाल लेना। सो मिस्टर ओंकार, ओंकार को करना था सीए, इसलिए ओंकार आया सीए के अंदर एडमिशन ले लिया। अच्छा, आदमी सीए क्यों करता है? क्योंकि उसका ड्रीम होता है कि मेरा एक छोटा सा बंगला हो। हमने देखा है छोटा सा बंगला, मेरी एक छोटी सी गाड़ी हो और एक सुंदर सी लड़की हो। तो ओंकार ने डिसाइड किया मेरे को ना ताकत से पैसा कमाना, इतना पैसा कमाना, इतना पैसा कमाना है कि लोगों को देख के जल जाए। ठीक है, तो ओंकार सीए में आ गया। ओंकार ने सीए खत्म कर दिया, ओंकार के नाम के पहले लग गया सीए। पहला नाम मां ने दिया है, बीच का नाम बाप का है, सरनेम खानदान ने दिया है, अपने तरफ से भी तो अपन ने कुछ लगाना चाहिए। तो ओंकार ने लगा दिया सीए। पहला नाम तो मां ने दिया ना ओंकार को, बीच का नाम तो पप्पा ने दिया है, पप्पा का नाम लगाते हैं, एंड का नाम खानदान ने दिया है, वो लगाना पड़ता है। अपने तरफ से अपन ने क्या एडिशन किया लाइफ में? तो अपने तरफ से अपन लाइफ में एक एडिशन करेंगे, अपन ऐड करेंगे सीए। हमको यही चाहिए। तो ओंकार ने सीए किया, ओंकार ने सीए कर लिया, ओंकार को जॉब लगा। जॉब के अंदर स्टार्टिंग पैकेज ओंकार को लगा 15 लाख रुपए पर एनम। एक साल के 15 लाख, 15 लाख। बाकी सब देख के खुश थे पर ओंकार दुखी था। ओंकार बोले 15 लाख में मेरा क्या होगा? 15 लाख, छी आठू, मेरे को तुम्हारा पैकेज बिल्कुल पसंद नहीं आया, आठू। ओंकार बोले 15 लाख से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओंकार ने उसको धुतला दिया। कोई बोले 15 लाख, काय का 15 लाख बोले नहीं। सो ओंकार ने 15 लाख का पैकेज ठुकरा दिया। ओंकार बोले कुछ तो भी बड़ा हाथ मारना पड़ेगा, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कुछ तो भी बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। तो ओंकार ने ना एक कंपनी खोली, कंपनी का नाम था जुगाड़ू लिमिटेड। जुगाड़ू लिमिटेड, कंपनी का नाम था जुगाड़ू लिमिटेड। ओंकार ने नाम ही इतना खतरनाक लगा था कि कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले 10 बार सोचता था। ओंकार ने कंपनी खोली। आजकल तो ट्रेंड है ना कि भैया कंपनी खोलो, उसको 5-10 साल तक चलाओ और 5-10 साल के बाद में उसमें मस्त फ्रॉड करो। और फ्रॉड भी ऐसा नहीं 100-200 करोड़ है, 100-200 करोड़ फ्रॉड करना। ओंकार ने डिसाइड किया, बोले 10,000 करोड़ का कम से कम फ्रॉड करना है। 10,000 करोड़ का फ्रॉड नहीं किया तो जितने लोग फ्रॉड कर रहे हैं वो इज्जत नहीं करेंगे। तो कंपनी का नाम रखा ओंकार ने जुगाड़ू लिमिटेड और 10,000 करोड़ का 5-10 साल में कंपनी के अंदर फ्रॉड ठोक डाला। ठीक है, 10,000 करोड़ का फ्रॉड ठोक डाला। अभी तो ट्रेंड है ना, 10,000 के फ्रॉड के सिवा कोई मानता नहीं। आपको पता है वो पंजाब नेशनल बैंक के अंदर जब नीरव मोदी ने फ्रॉड किया था 12,000 करोड़ का, तो पूरा मीडिया उसके तरफ पहुंच गया था। पूरा मीडिया नीरव मोदी को कवर कर रहा था। उस ड्यूरेशन में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में 200-300 करोड़ का फ्रॉड हुआ। इधर 12,000 करोड़ का फ्रॉड था, इधर 200-300 करोड़ का फ्रॉड था। इधर मीडिया वालों को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स वालों ने बुलाया, अभी इधर आओ, हमने भी फ्रॉड किया है 200-300 करोड़ का। ठीक है, इधर हमारे पास भी, हमको भी मीडिया कवरेज हो। तुम तो नीरव मोदी के पीछे ही लग गए, 12-13 हजार करोड़ का फ्रॉड किया तो क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? हमने भी फ्रॉड किया, इधर आओ, मेरे को मीडिया कवरेज चाहिए। मीडिया वालों ने पूछा
कितना कितना फ्रॉड किया? ये बोले 200-300 करोड़। बोले 200-300 करोड़ है तुच्छ 200-300 करोड़ भाई ऐसे हकल दिया उन्होंने और पूरा पंजाब नेशनल बैंक को ही कवरेज दिया। देखिए देख बोले ऐसा फ्रॉड करना पड़ता, बोले 12-15 हजार करोड़ का 200-300 करोड़ आगे बोले मीडिया कवरेज लेने के लिए यहां से तो हकल दिया। इज्जत नहीं रहती भाई, 200-300 करोड़ के फ्रॉड की कोई इज्जत नहीं है। अगर फ्रॉड करना है तगड़े लेवल पे 10,000 करोड़ का फ्रॉड करना, ओंकार कर लंबा फ्रॉड करना, ऐसा फ्रॉड करना कि तुम्हारे खानदान के साथ में तुम्हारे आजू बाजू वालों का भी खानदान सेट हो जाए। समझ में आ रहा है? तुम्हारा पूरा मोहल्ला सेट हो जाए, इतना बड़ा फ्रॉड करना है, वरना फ्रॉड जिंदगी के अंदर करना नहीं। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। तो ओंकार ने 10,000 करोड़ का यहां पे फ्रॉड ठोक दिया, एकदम जबरदस्त तरीके से। बोले मैं फ्रॉड करूंगा, ओंकार ने फ्रॉड ठोक दिया भाई 10,000 करोड़ का। 10,000 करोड़ का फ्रॉड ठोक दिया और ओंकार खुद के ऑफिस में ऐसे मस्त बैठा था, खुद के कैबिन में बैठा था सेक्रेटरी के साथ में। अरे सेक्रेटरी के साथ में मतलब अरे काम कर रहे थे दोनों। अरे तो अकाउंट्स मैनेज करने पड़ेंगे यार, तुम यार गलत मत सोचो। जैसे ही मैं बोला ओंकार सेक्रेटरी के साथ तुम अलग ट्रैक मत जिंदगी के अंदर पकड़ लो, सेक्रेटरी के साथ बैठ के वो काम की बातें डिस्कशन चल रहा है, ठीक है? तो ये चीज को थोड़ा सा जिंदगी के अंदर तुमने याद रखना। इतना एकदम तुमको इतना सेंटी ना हुआ करो लाइफ के अंदर, समझ में आ रहा है? तो दो अलग ट्रैक मत पकड़ो, सेक्रेटरी के साथ सिर्फ काम चल रहा है जिंदगी के अंदर, ठीक है? तो ओंकार अपने कैबिन में बैठा था, सेक्रेटरी के साथ मस्त तरीके से काम चल रहा था। फिर जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को पता चला कि भैया फ्रॉड हुआ है, तो भैया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कंपनी की मिनिस्ट्री है, एमसी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो हेड है वो है हमारी निर्मला सीतारामन जी मैडम। निर्मला सीतारामन जी मैडम, निर्मला सीतारामन जी ने फोन किया मोदी जी को। मोदी जी को बोले सर हमने सर व्हाट हैपन द कंपनी जुगाडू लिमिटेड गॉट अ फ्रॉड ऑफ 10,000 करोड़ सर। निर्मला सीतारामन जी द फ्रॉड साउथ इंडियन है, द फ्रॉड ऑफ 10,000 करोड़ सर। मोदी जी बोलते हैं क्या कंपनी के अंदर 10,000 करोड़ का फ्रॉड हो गया? कौन सी कंपनी है? निर्मला सीतारामन जी बोलते हैं सर जुगाडू लिमिटेड है सर। मोदी जी बोलते हैं तो चलो हम जाके ओंकार से मिलेंगे। और फिर निर्मला दीदी, मोदी जी, साथ में सीबीआई वीबीआई सब पहुंच जाते हैं ओंकार के ऑफिस में, सब पहुंच जाते हैं ओंकार के ऑफिस में। सब ओंकार के ऑफिस में जिंदगी में पहुंच गए। वॉचमैन में रोका, अबे आप कौन हो? वॉचमैन को कान के नीचे बजा दी, समझ मोदी जी आए हैं करके। मोदी जी अंदर घुसते हैं, सब एम्प्लॉइज ओंकार के देखने लग जाते हैं। मोदी जी कैबिन के बाहर आते, कैबिन तो बंद था। अरे मतलब बंद मतलब अरे अंदर अरे अंदर कामकाज चल रहा है। अरे तो कुछ अकाउंट्स वगैरह बनाने, लोग डिस्टर्ब ना डिस्टर्ब। अरे मतलब अरे तो अरे बॉस का कैबिन कौन खुला रखता है बे? तो मतलब इधर ओंकार अकाउंट्स अच्छे से बना रहा है, ठीक है? तो मोदी जी ने बाहर से खटखटाया, ठक 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 ठक। ओंकार बोले अभी डिस्टर्ब मत करो मेरे को। अरे डिस्टर्ब मतलब अरे वो अकाउंट्स बुक्स वगैरह मेंटेन कर रहा है, तो काम के अंदर एक सिंगल तुम समझा करो, तुम ना साइड ट्रैक मत पकड़ो, तो ये डिस्टर्ब मत करो। मोदी जी बाहर से बोलते हैं ओंकार तूने बहुत गलत किया है, दरवाजा खोल। ओंकार बोले अभी तक तो मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। अरे गलत मतलब फ्रॉड के मामले में उसने बहुत ज्यादा गलत कुछ नहीं किया है, ऐसा ओंकार को बोलना है। तो मैंने तो अभी तक का कुछ किया। मोदी जी बोलते हैं ओंकार दरवाजा खोल दो। ओंकार को लगता है कोई मिमिक्री कर रहा है मोदी जी का, हो सकता है दर्शन सर आगे होंगे मिमिक्री करते हुए। ओंकार बोले नहीं नहीं मैं नहीं खोलूंगा। तो मोदी जी दया को भी लेके आए थे, सीआईडी वाले। दया को बोले दया दरवाजा तोड़ दो। दया तो रेडी होता है दरवाजा तोड़ने के लिए जिंदगी के अंदर। ये बचपन में आए थे तो दरवाजा तोड़ के ही आए थे जिंदगी के। डॉक्टर बोले जैसे ही ये पैदा हुआ, डॉक्टर बोले दरवाजा तोड़ के दिखाओ, तो दया ने दरवाजा तोड़ के दिखा दिया। तो यह दया ने यहां पे दरवाजा तोड़ दिया दनान करके। मोदी जी अंदर आते हैं, देखते हैं तो क्या, अरे मतलब देखते हैं तो क्या कि ये मतलब वहां कामकाज चल रहा है। ओंकार ऐसे कोट वोट पहन लेता है। अरे कोट पहनता है मतलब नॉर्मली आदमी जब काम करता है तो ऐसे चेयर पे ऐसे पीछे से ऐसे कोट हैंग करता है। तुम अलग मत सोचो यार, मैं तुमको बोला तुम गलत मत सोचो। वो ऐसे चेयर के ऊपर उसने कोट वोट रखा था, तो वो कोट वोट पहनने की बात कर रहा हूं मैं जिंदगी के अंदर, ठीक है? तो मोदी जी अंदर आते हैं, मोदी जी ओंकार को बोलते हैं ओंकार क्या कर रहे हो? ओंकार बोलता है अभी तक तो कुछ किया ही नहीं मैंने, ठीक है? अरे मतलब फ्रॉड के मामले में ओंकार बोल रहा है अभी तक के मैंने कुछ किया नहीं। तुम बहुत नालायक बच्चे हो गए हो जिंदगी के अंदर, अभी तक तो बोले मैंने कुछ किया ही नहीं जिंदगी के अंदर। तो फिर मोदी जी बोलते हैं ओंकार तुमने 10,000 करोड़ का फ्रॉड किया है, ये माफी के लायक नहीं है, ये माफी के लायक नहीं है। ओंकार बोलता है मेरे को मालूम है माफी के लायक नहीं है, पर हमारा देश ही ऐसा है कि फ्रॉड करके बाहर जाने का तो ट्रेंड है। मैं तो जस्ट अगली फ्लाइट की टिकट बनवा रहा था मेरे थे सेक्रेटरी के साथ, मैं बाहर जाने वाला था, मॉरिशस, बहामास एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वहां जाके रह लूंगा। मोदी जी बोले पर हमने तुम्हें पकड़ लिया। ओंकार बोले पकड़ लिया तो क्या,
पकड़ लिया तो क्या क्या उखाड़ लोगे, क्या कर लोगे तुम मेरा? मोदी जी बोलते हैं ओंकार तुम्हें इसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ओंकार बोले काहे की पेनल्टी? बोले कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर फ्रॉड के लिए अमाउंट ऑफ फ्रॉड के 3 टाइम्स पेनल्टी लगता है। फ्रॉड के लिए अमाउंट ऑफ फ्रॉड के 3 टाइम्स पेनल्टी लगता है। ओंकार बोलता है ठीक है माना। अब देखो ओंकार का कंटेंशन देखो, बातों को समझो। सर पप्पा पूछ रहे हैं ये सब क्या चल रहा है? अबे ओ हेडफोन लगा के सुनो नालायक को जिंदगी के अंदर। मेरा नाम खराब मत करना, और मैंने कुछ गलत नहीं बोला। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू थिंक, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई टॉक। और मैंने कुछ ही गलत नहीं बोला, ये तुम्हारा षड्यंत्रकारी दिमाग है तुम्हारा प्यारा नालायक दिमाग है जो ऐसी अजीब अजीब चीजें। मैंने कुछ बोला अभी तक गलत? मैं बोला सेक्रेटरी के साथ बैठ के अकाउंट्स बना रहा था, चेयर के ऊपर कोट रखा था, वो ये चीजें मैं बोल रहा था। तुम जिंदगी के अंदर तुम बड़े नालायक लोग, मेरे को तुम बिल्कुल, ये बात तुम्हारी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और नेक्स्ट टाइम से प्लीज ये हेडफोन पहन के तुम मेरे लेक्चर सुना करो। मैं पहले ही बोल रहा हूं जिंदगी के अंदर, ठीक है? मैं जिंदगी में तुम फटके खाओगे, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ठीक है? ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। 10,000 करोड़ का फ्रॉड मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स। मोदी जी बोले ओंकार तुम्हें 30,000 करोड़ का पेनल्टी लगेगा। ओंकार बोलता है मेरे को पेनल्टी कहां लिखा है? मोदी जी बोलते कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है, सेक्शन है, बोले फॉर्म 47 फॉर फ्रॉड। फॉर्म 47 नंबर का सेक्शन है कंपनीज एक्ट में, 470 सेक्शन है, उसमें सेक्शन नंबर फॉर्म 47 फॉर फॉ। हाँ ऐसे ही याद रखना है सेक्शन को, फॉर्म 47 फॉर फॉ लिखो कमेंट के अंदर सब जन, फॉर्म 47 फॉर फॉ। अब फॉर्म 47 फॉर फॉ, अरे 447 फॉर फ्रॉड, ऐसा लिखना है तुमको कमेंट सेक्शन में, ठीक है? फॉर्म 47 फॉर फॉ, समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? तो ओंकार को 447 फॉर फॉ के हिसाब से पेनल्टी लगा रहे मोदी जी। ओंकार बोलता है मोदी जी एक काम, मोदी जी बोले माना तुम्हारे कंपनीज एक्ट में 2013 में पेनल्टी लिखा है, फॉर्म 47 फॉर फॉ में पेनल्टी लिखा है, चलो ठीक है सब माना, पर ये कहां लिखा है, ये कहां लिखा है कि कंपनीज एक्ट मुझे अप्लाई होगा? किधर लिखा है कि कंपनीज एक्ट मुझे अप्लाई होगा? कहां लिखा है कि कंपनीज एक्ट मुझे अप्लाई होगा? कंपनीज एक्ट में तो कहीं नहीं लिखा गया कि ये लॉ तुम्हें अप्लाई होगा। कहां लिखा है कंपनीज एक्ट मुझे अप्लाई होगा? आप सोचो, इतने सारे लॉज आप पूरे दिन भर में फॉलो कर रहे हो। ट्रैफिक लॉ, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट तुम फॉलो करते हो, कहां लिखा है तुमने इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट फॉलो करना है? किधर लिखा है? ये भी तुम जबरदस्ती फॉलो करते जा रहे हो। तुम्हारे पापा ने बोला, मम्मी ने बोला, तुम्हारे दोस्तों ने बोला, तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने बोला, तुम फॉलो किए जा रहे हो। अबे लिखा कहां है ट्रैफिक का लॉ फॉलो करना है? कहां लिखा है कि जो मामू पकड़ेगा तो उसको 100 की पत्ती देनी है या पेनल्टी देनी? कहां लिखा है? कहां लिखा है तुमने इनकम टैक्स भरना है? कहां लिखा है तुमने जीएसटी भरना है? कहां लिखा कहां है कि तुमको ये लॉ एप्लीकेबल है? माना लॉ में लिखा है, माना लॉ में पेनल्टी लिखा है, बट ये कहां लिखा है कि लॉ तुम्हें एप्लीकेबल है? वेयर इट इज रिटन? तुम अभी माने जा रहे हो बिना सोचे समझे। ये लिखा कहां है कि तुम्हें ये लॉ एप्लीकेबल है मेरे भाई? तो ओंकार मोदी जी को बोलता है मोदी जी, अरे मोदी जी माना तुम्हारे कंपनी में फॉर्म 47 फॉर्म है, तुम्हारे कंपनी में फॉर्म 47 फॉर्म है। आपको पता है 447 फॉर फ्रॉड होता है एंड 448 फॉर फॉल्स स्टेटमेंट होता है। इसके बाद कई जस्ट सेक्शन है 448 फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहां बैठे बैठे तो रैप बन जाएगा। 447 फॉर 448 फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, 447 फॉर 448 फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। खतरनाक एकदम, दोनों सेक्शन याद हो जाएंगे। 447 फॉर 448 फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ओंकार बोल रहा है मोदी जी माना तुम्हारे कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा है 447 फॉर फ्रॉड, 448 फॉर फॉल्स स्टेटमेंट है, पर यह कहां लिखा है कि यह कंपनीज एक्ट मुझे एप्लीकेबल है? कहां लिखा है? वेयर? बताओ जरा कहां लिखा है? मोदी जी भी परेशान। मोदी जी देखते हैं दीदी की तरफ, निर्मला दीदी की तरफ। निर्मला नहीं है मैन, मेरे को कुछ नहीं मालूम, ये तो तुम प्रधानमंत्री, तुम देखना कि किसी को लगन किसी को नहीं, मेरे को कुछ मालूम नहीं। ओंकार मोदी जी बोल रहे अरे यह कैसे दुविधा हो गई है? कहां लिखा है कि यह कंपनीज एक्ट ओंकार को एप्लीकेबल है? मोदी जी सब ऑफिसर की तरफ देखते, कोई ऑफिसर कुछ नहीं बोल सकता। तो भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का मतलब ही यह होता है कि हम जो लॉ पढ़ रहे हैं वो हमें एप्लीकेबल है
ये कहां लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का ही मीनिंग ये है कि ये जो हम लॉस पढ़ रहे हैं ये हमें और पूरे देश की जनता को अप्लीकेबल है। ये कहां लिखा है? वेयर इट इज रिटन कि तुमने फॉलो करना। किधर लिखा है भाई साहब ये कि भाई साहब ये लॉ तुम्हें अप्लीकेबल है? ये किधर लिखा है? वेयर इट इज रिटन। तो ये लिखा है वही आर्टिकल नंबर 246 के अंदर शेड्यूल 7 के साथ रीड करो तो जो भी लॉ एज पर लिस्ट बनाओगे, और एज पर लिस्ट बनाना ही कंपलसरी है, विल अप्लाई, जो भी लॉ एज पर लिस्ट बनाओगे विल अप्लाई टू एंटायर इंडिया, विल अप्लाई टू एंटायर इंडिया एंड इट्स पब्लिक। ये लॉ पूरे इंडिया को अप्लीकेबल होगा और उसके पब्लिक को। अब जैसे ही इन्होंने बोला कि सर एंटायर इंडिया को अप्लीकेबल होगा, तो मेरा यहां सवाल है बच्चों, मेरा यहां सवाल है, एंटायर इंडिया को लॉ अप्लीकेबल होगा, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया हियर? यहां इंडिया का मतलब क्या है? एनीवन कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में तो बाहर आ चुकी है, अरे वाह इतनी बाहर। चलो ओंकार का काम हो गया। ओंकार बेटा बहुत थैंक यू सो मच, यू आर वेरी स्पोर्ट पर्सन। तुम्हारे चक्कर में बहुत सारे लोगों को कंसेप्ट समझ में आया, सब ओंकार को थैंक यू बोलेंगे, पर साथ में मेरे को यह बोलेंगे कि इंडिया का मतलब क्या है यहां पे। कोई भी कमेंट सेक्शन में अश्लील कमेंट ना करे बेटा। शुभम तिवारी, हम भी बातें करते नहीं हैं, कंसेप्ट पढ़ाने के हिसाब से हम सिर्फ समझाते हैं, ठीक है? तो कोई भी कमेंट सेक्शन में अश्लील कमेंट के ऊपर ना आए, ये स्ट्रिक्ट वार्निंग है, ब्लॉक कर दिए जाओगे, ठीक है, बिना किसी वार्निंग के। आगे, सो व्हाट इज इंडिया? चलो बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने यहां कमेंट किया है इंडिया मतलब मेरे देश की धरती हर 15 अगस्त 26 जनवरी को तुमने गाना सुना होगा, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती और उसके 12 नॉटिकल माइल्स, मेरे देश की धरती। गाना हो नहीं मेरे देश की धरती सोना उगले वगैरह कुछ नहीं, अपना लॉ के अंदर भाई साहब गाना यही है, मेरे देश की धरती और उसके 12 नॉटिकल माइल्स, मेरे देश की धरती। यहां इंडिया का मतलब है भारत, देश की धरती और उसके 12 नॉटिकल माइल समंदर में, 12 नॉटिकल माइल समंदर में, वहां तक के इंडिया का लॉ एप्लीकेबल होता है। 12 नॉटिकल माइल समंदर में भी अगर किसी ने कंपनी बनाई है, जैसे बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, नेचुरल गैस एलपीजी नहीं होता है, एलपीजी बनाने वाली कंपनी है बॉम्बे हाई। देश के बाहर, बॉम्बे के बाहर उन्होंने एक फैक्ट्री सेट की है समंदर के अंदर गैस को एक्सकेवेशन के लिए। क्या लॉ वहां एप्लीकेबल है? हाँ ऑफ कोर्स, 12 नॉटिकल माइल्स में अगर वो है तो वहां लॉ एप्लीकेबल है। सो मेरे देश की धरती और उसके 12 नॉटिकल माइल, मेरे देश की धरती। ठीक है, पेट्रोटिज्म बहुत हो गया, आगे नीचे। धरती प्लस 12 नॉटिकल माइल्स, ये कहा जाता है यहां पे इंडिया। क्लियर है? मेरा एक सवाल है, मेरे देश की धरती 12 नॉटिकल माइल्स तो चलो समंदर में है, लैंड, व्हाट अबाउट लैंड? लैंड में कहां तक है मुझे बोल सकते हो? लैंड में कहां तक के हमारा एक्सटेंडेड है, कहां तक के टेरिटोरी एक्सटेंडेड है, कहां तक के इंडिया का लॉ एप्लीकेबल होगा? बताओ जरा मुझे। नालायक को आज क्या हो गया? बोले सर को नालायक पढ़ा रहा हूं जिंदगी में अच्छे से, तो बोले क्या हो गया सर को? हैं, ये कैसा सलूक है मेरे साथ? वॉल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग 12 नॉटिकल माइल्स। अच्छा, धरती के ऊपर भी। मेरा एक सवाल है, तुमने वो मूवी देखा है? मूवी देखा है सॉलमॉन बॉय को,
सोलमोन बॉय, सोलोमोन बॉय, सलमान बॉय का तुमने मूवी देखा है? ये सलमान बॉय। फील द बीट, फील द हीट, फील द पावर। तो ये सोलमोन बॉय, और ये इधर इनका सोलमोन बॉय का ब्रेसलेट जो हाथ में है उनके, ठीक। सोलमोन बॉय का मूवी आया था बजरंगी भाईजान, बजरंगी भाईजान, बजरंगी भाईजान, बजरंगी भाईजान, है ना। जब ये नारा तुमने मूवी में देखा था सोलमोन बॉय का, भारत, अबे भारत मूवी नहीं था, भारत डिजास्टर था। राधे भी ये डिजास्टर ही बनाते, एक आधा मूवी ठीक निकलता है। बजरंगी भाईजान तो भी ठीक मूवी था। बजरंगी भाईजान का अगर आप एंड सीन देखो ना, तो सलमान सोलमोन बॉय, ये इधर ऐसे पाकिस्तान की बॉर्डर है ऐसे इधर, ये इधर ऐसी इंडिया की बॉर्डर है। सलमान बॉय ऐसे बीच में खड़े हैं, ये लड़की छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी लड़की, वो भागते भागते आती है, सलमान बॉय उसको उठाते हैं और हवा में फेंक देते हैं। हवा में फेंक देते हैं, लड़की हवा में, चंद मूवी वही खत्म हो जाता है, लड़की वैसी हवा में लटकी हुई है। भगवान, मैं ऐसे किसी मूवी का जिंदगी में एंड नहीं देखा, लड़की को फेंक दिया, लड़की हवा में। ऐसा कौन मूवी को एंड करता है? तो चलो मूवी वहीं पे एंड हो जाती है। वहां पे जो मूवी एंड होती है, सलमान बॉय वहां पे जो खड़े हैं, इधर पाकिस्तान के बॉर्डर, इधर इंडिया के बॉर्डर, सलमान बॉय खड़े जहां पे है, वहां पे लॉ अप्लीकेबल होगा क्या? कैन यू टेल मी, वहां पे लॉ अप्लीकेबल होगा क्या? कैन यू टेल मी? वहां पे लॉ अप्लीकेबल होगा क्या? होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। इसका मतलब है लैंड के बॉर्डर्स तक ही, मेरे देश के धरती के बॉर्डर्स तक ही हमारा लॉ अप्लीकेबल होता है। और जो सोलमोन बॉय जहां पे, वहां पे एंड में खड़े हैं, दैट इज कॉल्ड एज नो मैंस लैंड। वो किसी का भी लैंड नहीं है, वो किसी के भी नाम से लैंड नहीं है, ना ही वो पाकिस्तान का है, ना ही वो इंडिया का है, वहां पे लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। व्हाट अबाउट जो लड़की हवा में लटकी हुई है, अबे नीचे आ जा, उसको लॉ अप्लीकेबल होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा, वो तो वैसे भी हवा में है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, कि भैया लॉ क्यों हम माने और हमें क्यों क्यों अप्लीकेबल किया जाएगा। कोई भी लॉ शुरू करने के पहले आपने चार चीजें शुरू करनी चाहिए। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? मैं चाहूंगा इसको लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट। ओंकार को थैंक यू बोला नहीं सबने, नालायक लोगों, ओंकार को थैंक यू बोलो। ओंकार मेरे प्रा, ओंकार मेरे भाई, आई होप सो तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा, बुरा लगा होगा तो वेरी सॉरी ओंकार भाई। थैंक यू सो मच ओंकार बागड़े बेटा। कि कैसी जिंदगी, कैसी दुनिया हो गई है। लोग डिमांड कर रहे हैं, बोले नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे ऊपर बनाओ। ये कैसी पब्लिक है नो, नेक्स्ट एग्जाम शिवांगी बोल सर नेक्स्ट एग्जाम मेरे ऊपर बनाओ। ये क्या देख रहा हूं मैं? क्लास में एग्जाम्पल बनाता हूं, लोग दूर भागते हैं, तो पहली बार देख रहा हूं जिंदगी के अंदर नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे ऊपर बनाओ बोले। कैसा होगा देश का?
आदित्य दिघोले ने एक बहुत लंबा सवाल पूछा है, सर फ्रॉड कैसे होता है? तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो मैं क्या बोलूं इसके ऊपर? मतलब मैं क्या बोलूं इसके, कितना तुम एक्सपेक्ट क्या करते हो कि फ्रॉड कैसे होता है? कुछ केसेस आएंगे, आई विल टेल यू, डोंट वरी, कि फ्रॉड कैसे होता है। पर ये ज्ञान लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसा नहीं है। हाँ, ये पहले ही बोल दूं मैं, फ्रॉड कैसे होता है बोले। लिखना हो जाए डीन डूना डीन डीन डान कर देना। सोलमॉन बॉय को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है जिंदगी के अंदर, सोलमॉन बॉय को ड्रॉ नहीं किया तो भी चल जाएगा। ठीक है, ये लिखना हो गया, आई होप सो सबका हो गया होगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हमने लॉ का देख लिया। लेट्स गो टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्ट्री समझाना चाहूंगा। जैसे मैंने बोला, हर लॉ पढ़ने के पहले चार चीजें होनी चाहिए: हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, अथॉरिटी स्ट्रक्चर और चैप्टर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आ जाइए फटाफट फटाफट। सबसे पहले रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1872, इसको मैं डिवाइड करूंगा चार पार्ट्स में। फर्स्ट हिस्ट्री, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, तीसरा ऑथोरिटी स्ट्रक्चर, और चौथा चैप्टर स्ट्रक्चर। ठीक है, बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ऑथोरिटी स्ट्रक्चर और चैप्टर स्ट्रक्चर। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के हिस्ट्री से शुरू करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की हिस्ट्री क्या है यह आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। इंडिया में 1775 में
नियरली ब्रिटिशर्स आए थे, जिन ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर डिक्टेटरशिप करना शुरू किया। जो इंडिया में सबसे पहले कंपनी आई थी ब्रिटिशर्स की तरफ से, दैट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने हमारे ऊपर राज करना शुरू किया। 1775 से लेके नियरली 1850s तक के ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स किए, कई सारे कॉन्ट्रैक्ट किए इंडियन लोगों के साथ में, और इंडिया के लोगों ने भी एक दूसरे से कई सारे कॉन्ट्रैक्ट किए, पर इन कॉन्ट्रैक्ट्स को लीगलाइज करने का कोई भी वे नहीं था। कोई वे नहीं था जो ये बोले कि कॉन्ट्रैक्ट लीगलाइज है या कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल है। अगर लीगल नहीं है तो एनफोर्सिएबल भी नहीं हो सकते, मतलब लीगलाइज नहीं थे। लोग ट्रेड करते थे, पर कभी किसी को डैमेज होता था, कभी किसी को डैमेज नहीं होता था। सो लीगल करने का वे नहीं होता था। रिजल्ट ये था कि डैमेजेस ज्यादा होते थे। और जब इंडिया में ब्रिटिशर्स डैमेजेस क्रिएट कर रहे थे, देखो एक बात तो हमको यह माननी पड़ेगी, ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर भैया राज किया, पर एट द सेम टाइम ब्रिटिशर्स हमको बहुत सारी चीजें देके भी गए हैं। एक सिस्टम ब्रिटिशर्स देके गए हैं, रेलवे सिस्टम, इंडियन पोस्ट का सिस्टम, स्टेट और सेंटर कैसे वर्क करता है ये वाला सिस्टम, तो कई सारे सिस्टम ब्रिटिशर्स इंडिया को देके गए। सो डैमेजेस जब लोगों को ब्रिटिशर्स के होने लगे, तो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया 1950 में कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ लॉ, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ लॉ ओनली रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट। और नियरली इनको लॉ बनाते बनाते 20 साल लग गए, और 1872 में इन्होंने एक परफेक्ट लॉ बनाया। और मैं इसको परफेक्ट लॉ क्यों कहता हूं, इन्होंने परफेक्ट लॉ बनाया, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसका ईयर है 1872। और इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैं आपको बोलूं तो 3 डिफरेंट टाइप के प्रोविजंस उन्होंने इन्वॉल्व किए थे। 3 डिफरेंट टाइप के डिफरेंट प्रोविजन उन्होंने इन्वॉल्व किए थे। सबसे पहला नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स के प्रोविजन, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स के प्रोविजन कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होंगे। दूसरा गुड्स कॉन्ट्रैक्ट्स के रिगार्डिंग प्रोविजन, गुड्स के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके रिगार्डिंग प्रोविजन। तीसरा प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स के रिगार्डिंग प्रोविजन, प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उसके रिगार्डिंग प्रोविजन। और चौथा दैट इज पार्टनरशिप के प्रोविजन, कि अगर आप पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसके प्रोविजन किस तरीके से आएंगे, ये यहां पे उन्होंने लॉ बनाया 1872 में। अब वहां से लेके यहां तक नियरली 150 साल गुजर चुके हैं, 150 ईयर्स तक की ये जैसा का वैसा है। गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन ये नियरली 1930 में गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकाल दिए गए 1930 में, और गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक सेपरेट लॉ बनाया गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये लॉ बनाया गया जिसका ईयर था 1930, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकाल दिए गए और उसके लिए सेपरेट लॉ बना दिया गया। ये भी इंडिपेंडेंस के पहले की बात है, ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था। प्रॉपर्टी के जो कॉन्ट्रैक्ट थे उनके जगह पे बनाया गया टोपा। अब टोपा हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ नाम लिख के छोड़ दूंगा, ईयर वियर आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जो सेक्शंस थे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दिए गए और बनाया गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट। ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, ध्यान भी मत देना क्योंकि सिलेबस में नहीं है, ना ही सीए फाइनल तक कहीं आएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिए गए और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट बनाया गया। रहा भाई साहब पार्टनरशिप एक्ट, तो पार्टनरशिप एक्ट को भी यहां से निकाल दिया गया। ईयर था 1932 और 1932 में पार्टनरशिप एक्ट को निकाल के बनाया, पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट्स को निकाल के पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया, पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया, ईयर दिया गया 1932। तो यही भी लॉ है जो आपके सिलेबस में, मतलब देखो सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट आर नथिंग बट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओनली। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही बाय प्रोडक्ट है। पहले पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हुआ करता था, पर बाद में इनके लिए प्रोविजंस अलग से नीड महसूस होने लग गई, इनके गवर्नेंस की अलग से, अथॉरिटी की नीड अलग से महसूस होने लग गई। देखो बेटा, जब कोई लॉ सेपरेट बनता है ना, तो उस लॉ की अथॉरिटी अलग बनती है, उस लॉ का रिपोर्टिंग अलग बनता है, उस लॉ का वर्किंग अलग बनता है। अब आप सोचो, कॉन्ट्रैक्ट पहले 4 एक्ट को लेकर चल रहा था, सेल ऑफ गुड्स को भी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को और पार्टनरशिप को भी लेकर चल रहा था।
पर अभी ये डिसेंट्रलाइज हुआ है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एक्ट अलग, पार्टनरशिप का अलग, टोपा। इससे क्या होता है, गवर्नेंस सेट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ईजी होता है, अथॉरिटीज अलग अलग बन जाती है, वो अपने अपने लॉ को, अपने अपने एक्ट को संभालते रहती है। तो अभी जो हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने वाले हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप हम अलग से पढ़ेंगे, जो हमारे पास आएगा। टोपा तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट हमारे लिए कोई रिलेवेंस नहीं रखता, बट बोलना जरूरी था, वो मैंने आपको यहां पे बोल दिया। क्लियर है? ये है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्ट्री। अगर आपको समझ में आया तो कृपया आप इसको लिख लीजिए और कमेंट में अंतर मुझे बताइएगा कि यस सर कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया है करके। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। अच्छा, किसी लोगों ने पूछा है सर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट का ईयर बोल दीजिए। मैं बोलूंगा पर याद मत रखना, मतलब ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब बना था उसके नियरली 100 मतलब उसके एग्जैक्टली यू कैन से 10 साल के अंदर ही 1882 में ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट बन गया था। पर आपको ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, तो कृपया इसके ऊपर ध्यान ना दीजिएगा। टोपा 1882 में ही बन गया था, कॉन्ट्रैक्ट के 10 साल बाद। मतलब पहले कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन डाल दिया, इमीडिएटली निकाल के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट के सेपरेट प्रोविजन बना दिए गए थे। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। थैंक यू सो मच गुरप्रीत सचदेवा।
चल डन एवरीबॉडी, डीन डूना डीन डीन डून डान, बहुत सभी बच्चों का हो गया आएगा लिख के, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। ठीक है, ये हो गया हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद में है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। ये अपना चक्कर नहीं ऐसा, इसके बाद में जिंदगी के अंदर याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तुम्हारा टेंशन है, तुमने ढूंढ के लाना है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होमवर्क, कौन से लिस्ट का कौन सा एंट्री नंबर है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तुमने ढूंढना है। अपन ने तुमको हिस्ट्री बता दी, अपन ने तुमको लिस्ट भी खोल के दे दी, यूनियन लिस्ट के कॉन्ट्रे एंट्री नंबर में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आता है, ये आपने बताना। ऑथोरिटी स्ट्रक्चर अभी हम नहीं देखेंगे, चैप्टर स्ट्रक्चर मैंने इंडेक्स के अंदर देके रखा है। क्लियर है कंसेप्ट? तो जब बुक मिल जाएगी उसके इंडेक्स में आप चैप्टर स्ट्रक्चर देख पाओगे। क्लियर है कंसेप्ट? तो ये चीज को भी बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। अभी समय का तकाजा यह है, समय का तकाजा यह है कि भाई साहब हम नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को यहां पे शुरू करने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम यहां पे शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर अगर हम बोले तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बोलना चाहूंगा। व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता। होल्ड, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ये वर्ड को यहां पे जानने की कोशिश करें तो आपको कॉन्ट्रैक्ट ये वर्ड का जो डेफिनेशन है वो मिलता है, आ जाइए, दैट इज प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस। हाँ, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ये आपके बुक के अंदर दिया होगा। यहां पे आपको डेफिनेशन मिलता है कॉन्ट्रैक्ट का 2 सबसेक्शन H में। सो मेरे साथ साथ आ जाइएगा मेरे प्यारे नालायकों। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ये आपके बुक के अंदर दिया है दूसरे तीसरे पेज के ऊपर। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट में? An agreement which is enforceable by law is a contract. तो इसके अंदर 2 इसेंशियल एलिमेंट्स है। पहले तो भाई साहब एग्रीमेंट होना चाहिए और दूसरा एनफोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय एनफोर्सिएबल बाय लॉ? इट मींस लीगल होना चाहिए। व्हाट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ? इट मींस लीगल होना चाहिए और पहले होना चाहिए एग्रीमेंट। तो अगर इस डेफिनेशन को मैं ठीक से पढ़ूं तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एन एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। यह डिफाइन किया है 2 सबसेक्शन H ने। चलो सर, एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब तो समझ में आया। एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब सर लीगल होता है। लॉ एनफोर्स कर सके मतलब लीगल होता है। कोर्ट ऑफ लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होना चाहिए मतलब लीगल होना चाहिए। चलो यह समझ में आया। सर एग्रीमेंट मतलब क्या? तो भैया एग्रीमेंट डिफाइन किया है 2E में। एग्री 2E, क्लियर है? सेक्शन याद रखने का टेक्निक। एग्रीमेंट डिफाइन किया है 2 सबसेक्शन E में। मैंने आपको बताया था चैप्टर्स डिवाइडेड इनटू सेक्शन, सेक्शन डिवाइडेड इनटू सबसेक्शंस। तो 2 ये सेक्शन है, E ये सब सेक्शन है। सब सेक्शन, E इज अ सब सेक्शन। सभी डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 में है, उसमें E सब सेक्शन में आपको एग्रीमेंट का डेफिनेशन मिलेगा 2E। सो एक बार वापस से सब जन बोलेंगे, कमेंट के अंदर लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ। कमेंट में आपने लिखना है कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ। लॉ एनफोर्सिएबल किया जाएगा तो उसे कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा।
क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल एज दैट। तो व्हाट इज एग्रीमेंट? व्हाट इज एग्रीमेंट? तो देखो यहां नीचे इमीडिएटली दिया है 2E में, द एग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन 2E of the act define every promise and every set of promises performing consideration for each other। कोई एक प्रॉमिस या एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग, सेट ऑफ प्रोमिसेस बोला है, मतलब दो या दो से ज्यादा प्रोमिसेस हो सकते हैं। सेट ऑफ प्रोमिसेस जब आपने बोल दिया भाई साहब, तो मैं साइड में ये लिख सकता हूं, 2 or more promises, ठीक है, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ठीक है, जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बनते हैं, उन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, ठीक है। एनफोर्सिएबल बाय लॉ का यहां मीनिंग देकर रखा है, एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ठीक है। और यहां कॉन्ट्रैक्ट इसका मतलब है कि भाई एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब, और एग्रीमेंट को हम देखेंगे तो बोले सेट ऑफ प्रोमिसेस है। तो चलो हम इक्वेशन को अमेंड करते हैं, हमारा काम क्या है, इक्वेशन को अमेंड करते जाना। तो अब मैं इक्वेशन को अमेंड कर रहा हूं दूसरे लेवल पे, इसका मतलब यह है कॉन्ट्रैक्ट, बहुत अच्छे से ध्यान देना बच्चों, ये बहुत काम की चीज है। उन्होंने बोला है एन एग्रीमेंट मींस सेट ऑफ प्रोमिसेस, सेट ऑफ प्रोमिसेस मतलब दो या दो से ज्यादा प्रोमिसेस होंगे। तो क्या मैं इसके अंदर ये लिख सकता हूं, प्रॉमिस 1 प्लस प्रॉमिस 2, मिनिमम एटलीस्ट दो तो प्रॉमिस होने चाहिए ना। एग्रीमेंट इज अ सेट ऑफ प्रोमिसेस, तो प्रॉमिस 1 प्लस प्रॉमिस 2 प्लस लीगल, लीगल मतलब एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। इक्वेशन को मैंने सिर्फ एक्सपांड किया, तो जो 2E इक्वेशन बोल रहा था उसी को मैंने यहां पे एक्सपांड कर दिया, लीगल मैंने जैसा का वैसा यहां रख दिया, कॉन्ट्रैक्ट जैसा का वैसा है। हम इक्वेशन को सिर्फ एक्सपांड कर रहे हैं, और हम मैंने मेरे मर्जी से कुछ नहीं लगाया। जो यहां लिखा है कि भाई देखो एग्रीमेंट इज अ सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, मैंने 2 प्रोमिसेस वहां पे डाल दिए। पर अब सवाल उठता है, मैंने यहां पे प्रॉमिस लिख दिया, प्रॉमिस का मतलब क्या है? तो भैया प्रॉमिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 2B, 2 सबसेक्शन B में अब प्रॉमिस डिफाइन किया है। अब प्रॉमिस 1 रहे या प्रॉमिस 2 रहे, क्या फर्क पड़ता है, प्रॉमिस 1 है या प्रॉमिस 2 है? डेफिनेशन 2B में दिया है, हमारे लिए काफी है। व्हाट इज प्रॉमिस, वो हम देखेंगे। तो आ जाते हैं अब प्रॉमिस के ऊपर। सेक्शन नंबर 2B defines the word promise when a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto। जिसको तुमने प्रपोज किया है उसने खुद का एग्रीमेंट, उसने खुद का कंसेंट सिग्निफाई कर दिया। तुम एक दिन गुलाब का फूल लिए चले गए अपने माशूका के पास, तुम्हारे क्रश के पास, क्रश जो तुमको बिल्कुल भाव नहीं देती, जो तुमको तुच्छ समझती है, तुमको बोलती है भाग यहां से, तुम उसको डीएम करते जाते हो, तुम उसको मैसेजेस करते जाते हो, वो बिल्कुल तुम्हारी नहीं सुनती, वो तुमको तुच्छ तरीके से गिनती रहती है। एक दिन मस्त एक गुलाब का सुंदर सा लाल फूल लेके, पीछे वायलिन लेके, गिटार विटार लेके तुम पहुंच गए तुम्हारे क्रश के पास। वही क्रश जिसको तुम क्लास में ताड़ा करते थे, जिंदगी के अंदर क्लास में बैठते थे, टीचर का पढ़ा, उससे कोई लेन देन नहीं होता था, मैं क्रश को देखने आया हूं, ये तुम्हारी जिंदगी का जब मकसद होता था। उसी क्रश के सामने तुम गुलाब का फूल लेके गए, तुमने उसको बोला तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो, तुम मेरी, जाने दो, ठीक है। तो ऐसा तुमने उसको बोला, क्रश ने सुना, तुमने यहां प्रपोजल किया है, तुमने यहां प्रपोजल किया है। अगर क्रश इसके ऊपर बोलती है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं, सिग्निफाइज हर एसेंट देयर टू, वो खुद का एक्सेंट वहां पे दे रही है, वो वहां एक्सेप्टेंस दे रही है, ठीक है। प्रॉमिस इज व्हेन, देखो प्रॉमिस के लिए 2 चीजें जरूरी है कि भैया प्रपोजल जरूरी है। पहली चीज क्या जरूरी है भाई साहब, प्रॉमिस के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है भाई साहब, प्रपोजल जरूरी है, और फिर उसके ऊपर असेंट मिल रहा है। प्रपोजल जरिए उसके ऊपर एक्सेंट मतलब एक्सेप्टेंस मिल रहा है, ठीक है। देन द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये चीज को आपको समझ में आना जरूरी है। तो यहां पे देखो कि व्हेन अ पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, ऐसा पर्सन जिसको तुमने प्रपोजल किया है, सिग्निफाइज इज असेंट देयर टू, देन प्रपोजल बिकम्स एन एक्सेप्टेंस,
क्लियर है? तो ये चीज को अब मैं यहां पे एक्सटेंड करना चाहूंगा, ठीक है, प्रपोजल बिकम एन एक्सेप्टेंस। तो मैं इसको अब यहां पे एक्सटेंड करना चाहूंगा। देखो डेफिनेशन डेवलप होते जा रही है मेरे प्यारे नालायकों, बड़े अच्छे से बोर्ड पे ध्यान देना, डेफिनेशन डेवलप होते जा रही है। सो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, प्रॉमिस का मतलब क्या है? प्रपोजल 1 प्लस एक्सेप्टेंस 1, प्रपोजल 1 प्लस एक्सेप्टेंस 1 प्लस प्रपोजल 2 प्लस एक्सेप्टेंस 2, प्रपोजल 2 प्लस एक्सेप्टेंस 2। क्योंकि देखो दो प्रोमिसेस है ना, पहला प्रॉमिस है, उन्होंने क्या बोला, एक प्रॉमिस मतलब एक प्रपोजल और एक एक्सेप्टेंस, तो ऑब्वियसली दूसरा प्रॉमिस मतलब दूसरा प्रपोजल दूसरा एक्सेप्टेंस। और इसको अगर मैं क्लोज कर दूं और साथ में लिख दूं लीगल, तो भैया इक्वेशन बन गया हमारा, ये हमारा इक्वेशन बन गया। प्रपोजल 1 प्लस एक्सेप्टेंस 1, ये प्रॉमिस 1 हो गया। प्रपोजल 2 प्लस एक्सेप्टेंस 2, ये दूसरा प्रॉमिस हो गया, प्लस लीगल है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, जो वो बोल रहे हैं मैं उसको सिर्फ एक्सपांड किए जा रहा हूं, जो वो बता रहे हैं मैं उसके हिसाब से आगे लेके जा रहा हूं, बस मैंने यही किया है, बाकी मैंने जिंदगी के अंदर कुछ नहीं किया। अब सवाल उठता है, सर ये तो तुम जिंदगी में बोल दिए कि भैया प्रपोजल 1 प्लस एक्सेप्टेंस 1, इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे तुम प्रूव कर सकते हो क्या? मैं पहले इस इक्वेशन को एक और बार थोड़ा एक्सपांड करना चाहूंगा, फिर मैं एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखो मैं इस इक्वेशन को कहां तक एक्सपांड कर रहा हूं, बड़े अच्छे से ध्यान। सो आई एम राइटिंग अगेन, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू ब्रैकेट में प्रपोजल को कैन आई से ऑफर, सो यस मैं प्रपोज कर रहा हूं मतलब ऑफर कर रहा हूं, सो आई कैन से ऑफर 1 प्लस एक्सेप्टेंस 1, सॉरी आई ऑफर 1 प्लस एक्सेप्टेंस 1, ब्रैकेट यहां क्लोज नहीं होगा, प्लस ऑफर 2 प्लस एक्सेप्टेंस 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस प्लस लीगल। अब लीगलिटी किस बारे में चाहिए भाई साहब? लीगल होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए कि भैया लीगल दो चीजों के बारे में हो सकता है, लीगल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए। मैं खून खराबा करूंगा, मैं तुमको सुपारी दे रहा हूं, मैंने तुमको सुपारी दी, जाओ मेरे एक्स को मार के आओ, ठीक है, एक्स तो नाग है ना, एक्स नाग है, तो मैंने तुमको सुपारी दिया, जाओ उस नाग को, उस सांप को मार के आओ, मैंने तुमको सुपारी दिया। मर्डर करना इज नॉट ए लीगल ऑब्जेक्ट, तो लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए प्लस लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन भी लीगल होना चाहिए भाई साहब, नहीं तो मैंने तुमको बोला मैं तुम्हें क्लास पढ़ाऊंगा, मैंने तुमको बोला मैं तुम्हें क्लास पढ़ाऊंगा, मुझे फीस चाहिए, तुमने फीस के चक्कर में मुझे चरस, कोकेन, अफीम, गांजा, अलग अलग टाइप के ड्रग्स भेज दिए, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कंसिडरेशन इलीगल है भाई साहब, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो लीगलिटी किस बारे में चाहिए? ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, दो ही चीजों के बारे में लीगलिटी चाहिए। तो लीगल क्यों लिखा है? फॉर द ऑब्जेक्ट, फॉर द कंसिडरेशन, दिस इज लीगल। तो कॉन्ट्रैक्ट का एक्चुअल इक्वेशन अगर आप सिर्फ सुनते जाओ, सिर्फ सुनते जाओ, सब क्वेरी सॉल्व करूंगा, सिर्फ सुनते जाओ, तो कॉन्ट्रैक्ट का एक्चुअल इक्वेशन भाई साहब कुछ ऐसा दिखता है। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू ऑफर 1 प्लस एक्सेप्टेंस 1 प्लस ऑफर 2 प्लस एक्सेप्टेंस 2 प्लस लीगल ऑब्जेक्ट और लीगल कंसिडरेशन, ये कॉन्ट्रैक्ट है। सर इसका कोई जिंदगी में एग्जाम्पल दो ना, जिंदगी में आप कोई एग्जाम्पल दोगे तो हम समझेंगे सर, कैसे कैसे समझेंगे? लेट्स हैव एन एग्जाम्पल। समझो तुम एक आध दिन किसी शॉप में गए, या तो फिर तुम चलो सब्जी मंडी गए। सब्जी मंडी गए हो कभी? सब्जी मंडी गए तुम, फॉर एग्जाम्पल सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में भाई साहब अकेले जाना और मम्मी के साथ जाना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है? सब्जी मंडी में अकेले जाना और मम्मी के साथ जाना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तुम सब, मैं कभी सब्जी मंडी में जाता हूं ना, मैं जाता हूं, गोभी मेरे को दिखी, मैं गोभी का रेट पूछता हूं, भैया गोभी कितने में दी? वो बोलता है मुंह फाड़ के, भैया 100 रुपए किलो। जैसे मैं सुनता हूं 100 रुपए किलो, मैं उसको बोलता हूं नहीं भैया कुछ कम लगाओ, वो बोलता नहीं लगाऊंगा, भाग यहां से, और मैं 100 रुपए किलो में खरीद के आ जाता हूं। यह हमारी औकात है सब्जी मंडी में, हमको कुछ समझ में ही नहीं आता सब्जी मंडी में हमारे साथ सलूक क्या होता है। वही मैं अगर मम्मी के साथ जाऊं ना सब्जी मंडी में,
सब्जी मंडी में मैं खड़ी रहूं, मम्मी साइड में है, मम्मी उसको पूछेगी और गोभी कैसे दी, वो बोलता है मैडम जी 100 रुपए किलो। मम्मी उसकी तरफ देखती है, सिर्फ 2 मिनट देखती है, वो ऑटोमेटिकली कम आ जाता है। चलो ठीक है, आप बोल रहे हो तो 90 ले लो। मम्मी देखती है और बोलती है सब्जी अच्छी भी नहीं है भाई साहब, ये ऐसी सब्जी कौन लेता है जिंदगी के अंदर। वो बोलता है अरे मैडम सब्जी अच्छी है, तुमने पानी कितना मार के रखा है, उसी का आधा वेट होगा। वो धीरे आ जाता है, मैडम जी कोई बात नहीं 80 रुपए की ले लो। फिर मम्मी बोलती है ये देखो इतना महंगा सब्जी होता नहीं है, नहीं तो देना है तो सही भाव लगाओ, सही भाव लगाओगे तो मैं ले लूंगी वरना नहीं लूंगी। ये मम्मी ने दूसरा डायलॉग फेंका। जैसे ही मम्मी डायलॉग फेंकती है वो 70 रुपए किलो पे आ जाता है। मैं देखते रहता हूं जिंदगी के अंदर ये साला सब्जी वाला मेरे साथ कभी जिंदगी के अंदर 10 रुपए कम नहीं करता। मम्मी आ गई तो 30 रुपए खड़े खड़े कम कर दिए जिंदगी के अंदर, फिर भी मम्मी मानती नहीं है। 70 रुपए किलो भैया ऐसे थोड़ी होता है, देखो बात सही समझो तुम, ऐसे नहीं होता है। सब्जी लेने आए हैं, लेने का भाव बोलो। फिर वो पूछता है मैडम आप कितने दोगे, आपको यकीन नहीं होगा, मेरे को डर लगता है कभी कभी मेरे मम्मी के साथ खड़े रहने के लिए। मेरी मम्मी, मैं अगर उसने 70 रुपए किलो पे आया है, अगर उसने 30 रुपए कम किए हैं, मैं भी थोड़ा सोचूंगा या कि यार वो कमाए, ठीक है मैं तो बोलूंगा चल भाई 50 रुपए किलो में दे दे। मम्मी अपने मम्मी लोगों को भाई कोई है कोई माया दया कुछ नहीं। सब्जी मंडे गए, माया दया सब भाई बाजू में, तेल लेने गया माया दया, उसने पूछा मैडम 70 रुपए किलो, आप बताओ कितने में दोगे। मम्मी बोलती है 10 रुपए दूंगी। मैं मम्मी की तरफ देखता हूं ऐसे, 10 रुपए, अबे वो 100 रुपए से, अबे वो 100 पे था, तुम 10 रुपए बोल रहे हो, वो अभी 70 पे, वो 10 पे आएगा नहीं। मम्मी बोलती है तू कहीं समझता का, तेरे को कुछ समझता है, तू बेवकूफ है, ऐसी तू पैसे उड़ाता है, भाग यहां से, चुप बैठ चुपचाप यहां से। अपन भाई चुप बैठ गए। मैं बोलते 10 रुपए किलो, वो बोलता अरे मैडम जी 10 रुपए में थोड़ी ना दिया करते, 10 रुपए में कोई सब्जी आती है क्या, कुछ भी आप सही देने का भाव बताओ। अच्छा मेरे को ये देख के बहुत बड़ा शौक लगता है कि भाई साहब मम्मी ने उसको 10 रुपए किलो बोला, उसके बाद भी वो भाव कर रहा है, वो एंटरटेन कर रहा है। मेरे को ये देख के शौक लगता है। साला मैं जब उसके पास गया था मैंने बोला भाई 100 रुपए की सब्जी मैं 90 में देगा क्या, मेरे को एंटरटेन भी नहीं किया, मेरे को भगा दिया, चल भाग यहां से। मेरे को तो कभी कभी लगता है भाई साहब ये सब्जी वालों को ना सब्जियां बेचने में, रेट पे बेचने में मजा है, इनको निगोशिएशन में मजा आता है भाई साहब, इनको भाव करने में मजा आता है। ये दिन में दुकान ही इसलिए खोल के रखते हैं क्योंकि ये सबके साथ भाव कर सके। इनका मेन ऑब्जेक्ट कमाना नहीं है, इनकी जिंदगी का मेन ऑब्जेक्ट है भाव करने का, सेटिस्फैक्शन लेना जिंदगी के अंदर। तो मम्मी बोली भाई 10 रुपए किलो, वो बोलते हैं ऐसे थोड़ी होता है मैडम जी, आप देने का भाव बोलिए। चलो मेरा ना आपका 60 रुपए, वो 100 से 60 पे आ गया। मेरी मम्मी 10 से 15 पे बढ़ती है। मम्मी बोलते नहीं कोई नहीं, मैं 15 रुपए पर किलोग्राम लूंगी। वो बोलता है अरे मैडम जी सुबह का बोनी का टाइम है, ऐसे मत करो, एक काम करो 50 रुपए पर केजी दो। मेरी मम्मी 15 के ऊपर 15 पे ही अटकी, नहीं 15 रुपए पर केजी ही लूंगी, बोनी का टाइम है। देखो मेरा हाथ, उसके ऊपर भी मम्मी उसको 2 ज्ञान पेल के आ जाती है। देखो आज सवेरे मैं तुमसे परचेस करूंगी, मेरा हाथ शुभ है, पहला परचेसिंग मेरे हाथ से होगा, दिन भर तुम्हारी बरकत होगी, दिन भर तुम्हारा धंधा बढ़ेगा। वो भी सोच में पड़ जाता है अच्छा क्या, ओके मैडम जी 40 रुपए पर किलो में ले लो। मम्मी बोलती है नहीं मैं 20 रुपए पर किलोग्राम में लूंगी। तुम देखो मेरे साथ बोनी तो करके देखो, तुमको समझ में आएगा, तुम्हारा धंधा नहीं बढ़ा तो। मेरी 2-3 दोस्त है, मैं उनको भी भेज दूंगी। वो बोलता अच्छा क्या मैडम जी कोई बात नहीं, तुम 30 रुपए पर किलो में लेके जाओ। मम्मी उसको 20 रुपए किलो में पटाती है, ऊपर से धनिया और मिर्ची फ्री लेके आती है। समझ में आ रहा है जिंदगी के अंदर ये है भाई साहब। ये तुम जाओ कभी मम्मी लोगों के साथ में, हो ही नहीं सकता दिए हुए भाव के ऊपर पैसा ले। मैं साला मेरे को 1 सेकंड एंटरटेन नहीं किया बे उसने। मैं बोला 100 रुपए का 90 रुपए पर किलो दे, भाई ऐसे अपन ऐसा चेहरा उतार के चले गए जिंदगी के अंदर। मम्मी आई साला 100 रुपए से 20 रुपए पर किलो पे आ गए, उसमें भी धनिया मिर्ची फ्री देके जा रहा है जिंदगी के अंदर। ये कहां का न्याय है, ये कहां का न्याय है। ऐसी चीज क्या अपने इक्वेशन के बाहर है भाई, ये अपने कवरेज एरिया के। तब से अपन ने जिंदगी में कान को ऐसे खड़ा लगा लिया। अपन बोले भाई बस सब्जी उब्जी लेने जाने का नहीं, अपनी औकात ही नहीं है वहां जाने की, कोई अपनी इज्जत ही नहीं है वहां, कोई सब्जी वाला अपने को खड़ा नहीं करता। कोई गए इनको कोई संभाल सकता है, मम्मी लोग ही संभाल सकते हैं, एकदम टोटली एक्सपीरियंस। ठीक है सीए भी होंगे अपन अपने घर के, वो मम्मी मेरे को ये बोल तो सीए भी है तू होगा, तेरा जो डिग्री विग्री ले आऊंगा कुछ काम की नहीं तेरी डिग्री, यार एक ऐसा काम करना पड़ता है। अपने से बड़ी सीए अपनी मम्मी अपने पापा है, क्या बोलूं अभी जिंदगी जाने दो। तो कहने का मतलब क्या, देखो बात कॉन्ट्रैक्ट समझा रहा हूं मैं तुम्हें, ऐसा नहीं सिर्फ किस्सा बता रहे हो या केस बता रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट समझा रहा हूं मैं तुम्हें। मम्मी को सब्जी का कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। मम्मी ने उसको ऑफर दिया 20 रुपए पर केजी का ऑफर 1, 20 रुपए पर केजी का ऑफर दिया, ऑफर 1 की ये 20 मम्मी 20 रुपए पर केजी उसको देगी।
₹20 पर केजी का मम्मी ने ऑफर दिया, उसने ₹20 पर केजी का एक्सेप्टेंस दिया कि ठीक है मैडम जी मैं ₹20 पर केजी लूंगा, ये उसने एक्सेप्ट किया, उसने एक्सेप्ट किया। तो ये हो गया ऑफर 1। भैया तुम ₹20 दे रहे हो, उसने लेने तो चाहिए ना, ठीक है। और तुम ₹20 कैश में दे रहे हो, तुम ₹20 शेयर्स में दे रहे हो, तुम ₹20 गोल्ड दे रहे हो, तुम ₹20 सिल्वर में दे रहे हो, किसको मालूम। तुम ₹20 जो दे रहे हो उसने एक्सेप्ट करने चाहिए। दिस इज एक्सेप्टेंस ऑफ ₹20। पर उस ₹20 में वो बंदा बोल रहा है कि मैं 1 किलोग्राम आपको सब्जी दूंगा, ये उसने ऑफर दिया है कि मैं आपको 1 केजी सब्जी दूंगा। दिस देखो तुम्हारा प्रॉमिस क्या है, तुम्हारा प्रॉमिस है कि भाई मैं तुम्हें ₹20 दूंगा, उसने वो एक्सेप्ट कर लिया, ओके मैं ₹20 लूंगा। पर उसकी तरफ से प्रॉमिस क्या आया, उसके तरफ से प्रॉमिस आया कि भैया मैं 1 केजी सब्जी दूंगा, 1 केजी मैं सब्जी दूंगा, ये उसने ऑफर दिया, प्लस आपके मम्मी ने एक्सेप्टेंस दिया कि नहीं 1 केजी सब्जी तो मैं लूंगी ही लूंगी, ठीक है। ये मम्मी ने एक्सेप्टेंस दिया, ठीक है। देखो इसमें 2 डिवीजन है भाई साहब, तो इसको बड़े अच्छे से समझना। सॉरी, मैं तुम्हें ₹20 दे रहा हूं, ये मेरे तरफ से ऑफर है, तुम ₹20 ले रहे हो, ये तुम्हारा एक्सेप्टेंस है। पर उसके बदले में प्रॉमिस वन में क्या है, 1 ऑफर 1 एक्सेप्टेंस, कि मैं ₹20 दे रहा हूं, तुम ₹20 ले रहे हो, ये एक प्रॉमिस हुआ कि मैं 20 दूंगा तुम लोगे, ये प्रॉमिस 1 हुआ। ये सिर्फ ₹20 वाला प्रॉमिस है, मनी प्रॉमिस है। दिस इज अ प्रॉमिस विच इज ओनली मेंट फॉर मनी, मनी इज अ कंसिडरेशन, ये पहला प्रॉमिस है, मनी का प्रॉमिस। दूसरा प्रॉमिस उसने बोला कि ओके तुम 20 अगर रुपए दोगे तो मैं 1 किलोग्राम सब्जी दूंगा और तुम्हें 1 किलोग्राम सब्जी मिलेगी। ये है भैया सब्जी प्रॉमिस, ये है सब्जी प्रॉमिस, ये है सब्जी प्रॉमिस 2। अच्छा, क्या अब इसमें सब्जी लेना ये लीगल ऑब्जेक्ट है? ऑब्वियसली सब्जी परचेस करना, वेजिटेबल परचेस करना इज लीगल ऑब्जेक्ट। कोई ड्रग्स थोड़ी ना परचेस करे, गांजे का दुकान थोड़ी ना लगा के बैठा है वो कि भैया ₹100 किलो गांजा, ₹100 किलो गांजा, गांजे का दुकान थोड़ी लगा के बैठा है। रियल प्रॉमिस है, लीगल प्रॉमिस है। प्लस साथ में जो तुम पैसा दे रहे हो क्या वो लीगल है? हाँ भैया, हम जो मनी दे रहे हैं, जो कंसिडरेशन दे रहे हैं वो भी लीगल है, जो मनी दे रहे हैं, जो कंसिडरेशन दे रहे हैं वो भी लीगल है। मतलब भाई साहब यहां पे मेरा ऑब्जेक्ट भी लीगल है सब्जी खरीदने का, और यहां जो पैसा दे रहा हूं वो पैसा कंसिडरेशन भी लीगल है। अगर इसके बदले में मैं गोल्ड देता, समझो फॉर एग्जाम्पल, समझो वहां पे हमारे पास ₹20 अगर नहीं है तो मम्मी ने क्या किया, सीधा निकाला जेब में से एक चांदी का छोटा सा टुकड़ा दे दिया, हो सकता है वैलिड है। सोने का टुकड़ा दे दिया, हो सकता है वैलिड है, यू नेवर नो, ठीक। हालांकि सोना ₹20 का कितना आएगा दिखेगा भी नहीं बोलना, बट हो सकता है वैलिड है। कोई और चीज दे दी, हो सकता है वैलिड है, यू नेवर नो। बार्टर सिस्टम भी चलता है। तो ये होता है भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट। देखो यहां से हमने शुरू किया था और हम यहां पे पहुंच गए हैं। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे, ये मैं आपको पहले ही बोल दूं, मैं आपको कंफर्म बोलता हूं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अरे छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए अटेम्प्ट। हां, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए अटेम्प्ट। क्यों? लोग आपको बोलेंगे दर्शन सर ने ये जो बोला है ना, ये ऐसे नहीं होता, ऑफर 1 ऑफर एक्सेप्टेंस 1 ऑफर 2 एक्सेप्टेंस 2 ऐसे नहीं होता, ये ऐसा ही होता है। लोग आपको बोलेंगे ऐसा नहीं होता है, गलत है, पर मैं तुमको एग्जाम्पल के साथ यहां पे प्रूव करके दे रहा हूं कि यही सही है। विथ एग्जाम्पल बाकायदा डाइसेक्ट करके इक्वेशन, और ये सब हमने डेफिनेशन से बनाए, मेरी मर्जी से कुछ नहीं लगा। लोग आपको बोलेंगे है ऐसे थोड़ी होता है, ऑफर 1 एक्सेप्टेंस 1 ऑफर 2 एक्सेप्टेंस 2 ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा ही होता है। अरे भाई तुमने उसको बोला कि मैं तुमको ₹20 पर केजी दूंगा, चलो तुमने बोला ₹20 दूंगा, उसने बोला ले लूंगा, उसने सब्जी के बदले में तुमको ये बोला कि मैं सब्जी नहीं दूंगा, तुमको बदले में ताड़पत्री दूंगा, ये पॉलिथीन दूंगा, तुम लोगे? तो जब तुम पैसे का प्रॉमिस कर रहे हो, बदले में सब्जी का भी तो प्रॉमिस आना चाहिए ना। वो बदले में ताड़पत्री का प्रॉमिस कर रहा है, क्या फायदा? तुम ₹20 का प्रॉमिस करके क्या फायदा, बदले में ताड़पत्री मिल रही है तो तुम तो सब्जी ही मांगोगे। ये चीज को तुमने याद रखना। तो लोग आपको बोलेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे कि भैया ऑफर 1 ऑफर एक्सेप्टेंस 1 ऑफर 2 एक्सेप्टेंस 2 ऐसा नहीं होता, पर याद रखना ये ऐसा ही होता है। तो यहां लिखना कमेंट में, कुछ तो लोग कहेंगे, कमेंट में आपको यही लिखना है, ये आपको याद रहना चाहिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए अटेम्प्ट। और अगर आपको ये कंसेप्ट इतना पॉलिश है ना, मैं आपको इतना बोल पाऊंगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका फतेह है, बिल्कुल
फटे में पढ़ा दूंगा मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट। मैं चाहूंगा इक्वेशंस लिख के रखिए। समझ में आया क्या मुझे जरूर बोलिएगा। गो फॉर इट फास्ट। जे बात शानदार। तूफान बड़ा जबरदस्त। कार्तिकेश, तूफान, प्रदीप, ऋषभ, साक्षी, आरजे, सोनिया, अश्विनी, प्रणव, शिवांगी, बहुत बढ़िया। सिद्रा, बहुत तूफान। कुछ तो लोग कहेंगे, याद रखना, लिख लो इसको।
चलो डन एवरीबॉडी। एवरीबॉडी चलो डन। चलो सभी का हो गया होगा तो बेस्ट है। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट का इक्वेशन हमने यहां पे बना दिया। अब थोड़ी सी जरूरत है सेक्शंस को थोड़ा सा समझने की, ठीक है। यहां पे सेक्शंस आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं पहले ही थोड़े से सेक्शंस आपको पहले मेंशन कर दूं जो कॉन्ट्रैक्ट के आप याद कर सकते हो। 2 सबसेक्शन ए है ऑफर का, इसको आप कह सकते हो प्रपोजल। 2 सबसेक्शन ए है ऑफर का, इसे आप कह सकते हो प्रपोजल। 2 सबसेक्शन बी है एक्सेप्टेंस का, जिसे आप कह सकते हो प्रॉमिस। 2 सबसेक्शन बी है एक्सेप्टेंस का, जिसे आप कह सकते हो प्रॉमिस। फिर 2 सबसेक्शन सी है प्रॉमिसोर, मतलब जो प्रॉमिस देते हैं, एंड प्रॉमिसी। ठीक है, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, जिंदगी में अपने स्पेलिंग बहुत बेकार है, यूएस इंग्लिश, यूके इंग्लिश, डीके इंग्लिश। ठीक है, प्रॉमिसोर एंड प्रॉमिसी। ठीक है, ये 2C है। 2 सबसेक्शन डी है कंसीडरेशन। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के सेक्शन बोल रहा हूं, सेक्शन और उनके सबसेक्शंस। सेक्शन में सबसेक्शन, उनमें क्लॉजेस, पता तो है आपको, मैंने ऑलरेडी बोला था, ये आगे आएगा। कंसीडरेशन। 2 सबसेक्शन ई अभी अभी हमने देखा है एग्रीमेंट। 2 सबसेक्शन ई अभी अभी देखा हमने एग्रीमेंट। 2 सबसेक्शन नंबर एफ, इसको जाने दो, कोई काम की चीज नहीं है। 2 सबसेक्शन जी इलीगल, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जान सकते हो। जो इलीगल है वो वॉइड ही है, वो कैसे एनफोर्स होगा? वॉइड मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकता, जो बनने के पहले ही टूट गया है, ये हो ही नहीं सकता, लीगली वैलिड नहीं है, दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और 2 सबसेक्शन एच है कॉन्ट्रैक्ट का, जो हमने अभी अभी पढ़ा था। 2 सबसेक्शन आई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इतने तो भी डेफिनेशन के सेक्शन आपको पता होनी चाहिए। 2A ऑफर प्रपोजल का, 2B एक्सेप्टेंस प्रॉमिस का, 2C प्रॉमिस और प्रॉमिसी का, 2D कंसीडरेशन का, 2E एग्रीमेंट का, F जाने दो, 2G इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, 2H कॉन्ट्रैक्ट का, एंड 2I वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का। सर डेफिनेशन तो तुमने लिख दी है, याद कैसे करें जिंदगी में? याद करने का तो टेक्निक बोलो कुछ तो सुन लो, सुन लो, याद करने का टेक्निक बहुत बढ़िया है यहां पे, बहुत बढ़िया। 2A, जब आप किसी को प्रपोज करते हो, किसी को कुछ बोलते हो, ए सुन ना, ए सुन, तो 2A, ए सुन, ए फॉर ए सुन। ठीक है, ए सुन ऑफर। ठीक है, मैं ऑफर दे रहा हूं, ए सुन ऑफर, ए सुनना ऑफर, ए सुनना ऑफर, ए सुन तो सही ऑफर। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, हर इमोशन में ऑफर ही है, ए सुन। दूसरा, जैसे ही तुम किसी को बोलते, किसी ने तुमको बोला ए सुन, जैसे ही तुमको कोई बोलता है ए सुन, तुम क्या बोलते हो? हाँ बोल। बोल मतलब एक्सेप्टेंस, बोल मतलब एक्सेप्टेंस। बी फॉर हाँ बोल, बी फॉर हाँ बोल। ठीक है, एक्सेप्टेंस। तो ए सुन ऑफर, बी फॉर बोल एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस कर रहे हो। फिर सी फॉर
प्रोमिसोर, प्रोमिसी, प्रोमिसोर, प्रोमिसी। थोड़ा क्या कहते हैं लिंग्विस्टिक, थोड़ा टेलीफोनिक इसमें लेना प्रोनाउंसिएशन। सी फॉर प्रोमिसोर, प्रोमिसी। क्लियर है? ए सुन, बी फॉर बोल एक्सेप्टेंस, सी फॉर प्रोमिसोर, प्रोमिसी। डी फॉर, मेरा नाम याद है, डी फॉर दर्शन, कंसीडर्शन। ऐसी कुछ टेक्निक करनी पड़ेगी क्योंकि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। सो कंसी, कौन सी दर्शन, कौन सी दर्शन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? है ना? अजीब चीजें करनी पड़ेगी जिंदगी के अंदर तो ही याद रखना। कौन सी दर्शन, 2D कंसी दर्शन। समझ में आ रहा है सबको? है ना? कौन सी दर्शन। क्लियर है? आपको कौन सी दर्शन लेनी चाहिए? सो ए बोल, ए सुन, बी बोल, सी प्रोमिस और प्रोमिसी, कौन सी दर्शन। ई फॉर ई एग्री, एग्री, यू नीड टू एग्री। क्लियर है कंसेप्ट? सो जैसे प्रोमिस और प्रोमिसी, ई फॉर एग्रीमेंट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? है ना? ई फॉर एग्रीमेंट। क्लियर है? सो ए सुन, बी बोल एक्सेप्टेंस, सी प्रोमिस और प्रोमिसी, डी कंसीडरेशन। क्लियर है? ई फॉर एग्रीमेंट। क्लियर है? एफ जाने दो। जी फॉर गर्ल, गर्ल तो याद रहेगी, उसके पहले इल लगा दो। ठीक है? उसके पहले इल लगा दो। सो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड, वॉइडेबल, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? इलीगल, सो जी वाला यहां पे जरा बड़ा है, इलीगल। क्लियर है? इलीगल। एच फॉर कॉन्ट्रैक्ट, ये तो ऐसे ही याद रहना चाहिए, इसके लिए कोई भी जिंदगी के अंदर मेमोरी टेक्निक नहीं है। 2H कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये भी बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। H फॉर हो गया। और I फॉर वॉय, 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 वॉयडेबल। क्लियर है कंसेप्ट? अजीब तरीका है, मैं मानता हूं 100% एग्री, पर काम कर रहा है क्या ये देखो। ए, सब जन कमेंट करके लिखेंगे। ए फॉर ए सुन मतलब ऑफर, बी फॉर बोल एक्सेप्टेंस, सी प्रोमिस और प्रोमिसी, डी फॉर कौन सी दर्शन, कंसिडरेशन, कौन सी दर्शन, ई फॉर एग्रीमेंट, एफ फॉर जाने दो, जी फॉर गर्ल इलीगल, जी फॉर गांजा इलीगल, जी फॉर आप ये भी ले सकते हो, जी फॉर गांजा, गांजा क्या है? इलीगल, जी फॉर गांजा इलीगल, गांजा इलीगल है। एच फॉर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आई फॉर वॉइडेबल। क्लियर है कंसेप्ट? ये टेक्निक है बिना देखे। अब मुझे एक बार कमेंट करके दिखाओ, सब जन कमेंट करके दिखाओ। ए छोटे छोटे वर्ड में, ए फॉर क्या है, बी फॉर क्या है, सी फॉर क्या है, डी फॉर क्या है। अगर तुम कमेंट करोगे तो लिखने को मिलेगा, अदरवाइज लिखने को नहीं मिलेगा। मैं वेट कर रहा है, फटाफट कमेंट करके दिखाओ, सब समझ में आ रहा है क्या? गो फॉर इट फास्ट। एक ही सेक्शन, एक ही इसमें लिखो, एक ही मैसेज में, एक एक एक, एक करके टाइप मत करो। ए बी सी डी ई एक ही मैसेज में लिखो, एक ही कमेंट में सभी लिखो। हाँ, ऐसे ए एक एक कमेंट मत करो, ए बी सी डी एक ही कमेंट में लिखो और फिर कमेंट करके दिखाओ, तो मतलब है जिंदगी में। एक ही कमेंट में लिखना, डन करके भेज देना। बहुत बढ़िया बेटा प्रणव, सही जा रहे हो। बहुत बढ़िया, शानदार बेटा प्रदीप, बहुत बढ़िया अश्विनी, बहुत बढ़िया साक्षी, आस्था, कार्तिकेश, तूफान जबरदस्त, जिंदाबाद। अच्छा, याद हो रहे हैं क्या मुझे बताओ? तरीका कारगर नहीं है बट याद करने लायक है। ठीक है? मैं चाहूंगा ये भी डेफिनेशंस के सेक्शन आप लिख के रखिए। गो फॉर इट फास्ट। बहुत बढ़िया तन्वी, पीयूष, ऋग्वेद, सूरजदीप, अमरीन, साक्षी, कृतिका, कृतार्थ,
हेमलता, दर्शन, दर्शन झंवर, अच्छा, चैतन्य, श्रेयस, संतनु, सिद्रा, गोपाल, बहुत बढ़िया बेटा शिवांगी, तूफान, प्रतीक्षा, आरजे, ऋषभ, लक्ष्य, तूफान, बेटा लिख लो इसको, चलो फटाफट। चलो डन एवरीबॉडी। 2G वॉइड एग्रीमेंट बोलो या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलो, एक ही बात है बेटा। 2G वॉइड है मतलब हो ही नहीं सकता, वो एग्रीमेंट हो कॉन्ट्रैक्ट हो, बात एक ही है, डोंट वरी। ठीक है चलो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आपको अभी समझ में नहीं आएगा, 2I वाला ये आगे आएगा और मैं आपको बताऊंगा अभी। ये मैंने आपको फिलहाल सिर्फ डेफिनेशन लिख के दिए, इसमें से बहुत सारे अभी आपको समझ में भी नहीं आएंगे, तो आप टेंशन मत लो, बट ये इसलिए लिख के दिए बिकॉज डाउन द लाइन इन सेक्शन की जरूरत पड़ेगी और जब मैं इनको पढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? तो ये चीज का टेंशन लेने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना, समझ में आया पक्का? चलो सो आज के लिए मुझे ऐसा लगता है हम काफी करते हैं। मेरा फाइनल का बैच शुरू है, 8-10 घंटा टीचिंग शुरू है, तो थोड़ा 1-2-3 दिन, कल ही बैच शुरू है तो 2-3 दिन थोड़ा सा 10-15 मिनट कम पढ़ाऊंगा मैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना लाइफ में, ठीक है? वेरी सॉरी बट ये 2-3 दिन का ही काम है, फिर एक बार रेगुलराइज हो गया तो ऑटोमेटिकली हम प्रॉपर समय पे ले सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना काफी करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, गुड ब्लेस यू, टेक केयर, शब्बा खैर, 10 विदा नहीं, अलविदा बेटा, ठीक है? टेक केयर।